आसमान में काले घने बादल हो रहे थे और बिजली कड़क रही थी। एक तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थीं और दूसरी तरफ छोटी छोटी गलियों वाली झुग्गी बस्ती। झोपड़ी के बाहर खड़ा रामू आसमान की तरफ देख रहा होता है और सोचता है, पार्वती देखो बादल कितने घने हैं। अगर आज तेज बारिश हुई तो ठेकेदार काम रोक देगा और अभी तक तो हफ्ते की मजदूरी भी नहीं मिली है। अरे सुनिए, पहले इस तिरपाल को ठीक करिए। पिछली बार की बारिश में पिंटू की आधी कॉपियां पानी में भीगकर खराब हो गई थी। इस बार छत टपकी तो हम सोएंगे कहाँ और पिंटू की भी पढ़ाई खराब होगी फिर। कोने में बैठा पिंटू अपनी किताबों को एक प्लास्टिक की थैली में लपेट रहा है। उसे डर था कि कहीं उसकी किताबें फिर से पानी में भीग न जाएं और खराब न हो जाए। पिंटू 16 साल का एक समझदार लड़का था। उसको अपनी पढ़ाई से बहुत ही ज्यादा प्यार था और उधर सिंघानिया टावर्स के फ्लैट्स की कांच की विशाल बालकनी का नजारा बिल्कुल अलग था। वहाँ मिस्टर संजय सिंघानिया अपनी महंगी लेदर चेयर पर बैठे थे। ओह संजय, लुक एट द वेदर, कितना अमेजिंग व्यू है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर आए हो। आरव बेटा, बाहर आओ और देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। आरव अपने कमरे से अपने हाथ में आईफोन लेकर निकलता है। मॉम डैड, ये मौसम तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अपने दोस्तों को ग्रुप पर मैसेज कर दिया है। हम लोग आज शाम को रूफटॉप पर पूल साइड रेन पार्टी करेंगे। डैड, क्या मैं आपकी नई कार की चाबी ले सकता हूँ? बिल्कुल आरव, पर ध्यान से चलाना। शालिनी, शेफ से कहो कि आज इस मौसम के मौके पर कुछ स्पेशल इटालियन स्नैक्स और गर्मा गर्म कॉफी तैयार कर दें। बिल्कुल संजय, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। अभी शेफ को बोलती हूँ। आरव 21 साल का था और बहुत ही अमीर था और उसे कार चलाने का बहुत शौक था। आसमान से बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क के किनारे काका किशन का चाय का ठेला था। तेज हवा के झोंके से उनके ठेले की टिन उड़ गई थी। भट्टी में पानी जाने की वजह से धुआं निकलने लगा। शालिनी खिड़की से बारिश को देखकर मुस्कुरा रही थी और गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रही है। उनके लिए ये पानी एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा है। दोपहर तक बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। रामू की झोपड़ी की छत का एक हिस्सा ढह गया था। पानी सीधे उनके बिस्तर और चूल्हे पर गिरने लगा। सुनो जी, जल्दी आओ, पानी अंदर भर रहा है। पिंटू बेटा, वो तसला उठाओ और यहाँ रखो और अपनी किताबें भी संभाल कर देखना कहीं पानी में भीग न जाए। रामू अपने मजदूर वाले मजबूत हाथों से बाहर भीगते हुए छत पर लकड़ी का फट्टा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और रामू कीचड़ में गिर गया। उसके घुटने से खून बहने लगा। हे भगवान, आज का दिन भी निकल जाए तो बहुत है। लेकिन कुछ ही देर में घर का सारा राशन गीला हो चुका था। रामू अपनी पट्टी बांधने के लिए पास की क्लिनिक की तरफ पैदल ही निकल पड़ता है। उसी समय आरव अपनी चमचमाती कार में तेज म्यूजिक बजाते हुए सड़क से गुजरता है। सड़क पर पानी जमा हो चुका था। आरव रफ्तार कम नहीं करता। जैसे ही उसकी कार रामू के पास से गुजरती है, टायर से एक कीचड़ भरा पानी उछलकर रामू के चेहरे और कपड़ों पर आ गिरा। कार के अंदर आरव और उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे। भाई क्या शॉट है यार, उस बुड्ढे का होलिया देख। अरे यार, ये गरीब लोग बारिश में भी सड़कों पर क्यों घूमते हैं? अपने घरों में रहकर नेटफ्लिक्स क्यों नहीं देखते? उसकी आंखों में कहीं गुस्सा नहीं, बस एक गहरी लाचारी और बेबसी थी। शाम हो चुकी थी। सिंघानिया विला का रूफटॉप लाइटों से जगमगा रहा था। दूसरी तरफ रामू, पार्वती और पिंटू सरकारी अस्पताल के बरामदे में बैठे थे। रामू के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने दवा तो लिख दी थी, लेकिन रामू के पास पैसे नहीं थे। पार्वती, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए बचे हैं। अब इसमें दवा कैसे आएगी? पार्वती रोने लगी थी। पिंटू का भूख के मारे चेहरा उतर गया था। तभी वहाँ से किशन काका गुजरते हैं। उनका ठेला पूरा बर्बाद हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी केतली में थोड़ी सी चाय और एक बिस्किट का पैकेट बचा रखा था। वो इस परिवार की हालत देखकर उनके पास आते हैं। लो बेटा, खा लो। रामू भाई, परेशान मत हो। ये लो चाय पियो। ये लो पार्वती बेटा, तुम भी चाय पियो और तुम सब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। काका, आपके पास भी तो खुद कुछ नहीं बचा। हम इसके पैसे नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अरे भाई, जब वो ऊपर वाला बिना पूछे हम पर आफत बरसा सकता है, तो हम बिना मतलब किसी की मदद क्यों नहीं कर सकते? जेब खाली है तो क्या हुआ, दिल तो अमीर है। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। आरव सुबह अपनी बालकनी से नीचे देखता है। उसे कल रात का वह दृश्य याद आता है जब उसने एक लाचार इंसान पर पानी उड़ाया था। उसके अंदर से उसकी अंतरात्मा उसे कोस रही थी। आरव को एहसास हो गया था। वो अपने कमरे में गया, अपनी पॉकेट मनी के पैसे और अपना पुराना लेकिन मजबूत वाटरप्रूफ स्कूल बैग उठाता है और पैदल ही बस्ती चला गया। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, कल कार से पानी मैंने उड़ाया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रामू और पार्वती हैरान हो गए। आरव आगे बढ़कर पिंटू को वो बैग और कुछ पैसे देता है। छोटे भाई, इस बैग में तुम्हारी किताबें कभी नहीं भीगेंगी। और अंकल, ये कुछ पैसे आपकी दवाई के लिए। रामू आरव के चेहरे को देखता है, जहाँ अहंकार की जगह अब एक सच्ची मुस्कान थी।
बेटा बारिश जब आती है तो धूल साफ कर देती है। आज लगता है कि उसने तुम्हारे दिल की धूल भी साफ कर दी। पिंटू और आरव दोनों रेनबो को देखकर खुश हो रहे थे। प्रकृति ने दोनों को अलग अलग परिस्थितियां दी थी, लेकिन अचानक से बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया था। हे भगवान, बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया है। नमिता सारे कपड़े उठाकर ले आंगन से। माँ मैं पहले ही उठाकर ले आई थी। चलो शुक्र है, मैं तो कैसी भुलक्कड़ हो गई। मैंने तो बाहर लाल मिर्च सूखने डाली थी, अब तक तो वो उड़ भी गई होंगी। अरे मेरी प्यारी माँ, चिंता मत करो, जब तुम रसोई में थी तब मैं उठाकर ले आई थी। शाबाश, बड़ी ही समझदार है मेरी बेटी। अब बस जल्दी से तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और तेरे हाथ पीले हो जाए। तुम्हें भी ना माँ, बड़ी जल्दी पड़ी है मुझे भगाने की। अरे पगली, ये तो दुनिया की रीत है, एक ना एक दिन तो बेटी को विदा होकर जाना ही होता है। और अगर माँ बाप ने जवान बेटी को घर में बिठा भी लिया ना, तो लोग 100 ताने हमें सुनाएंगे। तो तुम लोगों की बातों को एक कान से सुना करो और दूसरे से निकाल दिया करो। अरे माँ, बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है, मैं भी घर की छत पर तिरपाल डालकर आती हूँ, नहीं तो ये सारा का सारा पानी अंदर आ जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नमिता का छोटा भाई मनीष वहाँ आता है। माँ बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई है, मैं उसमें नहाने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बारिश में कहीं बीमार पड़ गया ना तो बेकार में डॉक्टर को पैसा देना पड़ेंगे। माँ थोड़ी देर जाने दो ना, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जल्दी लौट आना। मनीष खुशी से भागते हुए बाहर चला जाता है। ये भी ना सुधरने वाला नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ पर घनश्याम काम से लौट कर आ जाता है, जो कि बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अरे आप तो पूरे भीग गए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो कहीं सर्दी जुकाम ना लग जाए। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। उर्मिला आज सामान की डिलीवरी करने दूसरे गांव गया था, वहाँ मुझे मनोज मिला। वो अपनी नमिता के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता बता रहा था। ऐसी बात है तो आप उनसे बात करके देखिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी घनश्याम का छोटा भाई महिपाल, जो कि काफी अमीर था, उनके घर आता है। ये लो विनोद भाई साहब मिठाई। पता नहीं तुम अपनी बेटी की कभी शादी कर भी पाओगे या नहीं। मेरी बेटी आपकी बेटी से छोटी है, पर देखो मेरी अमीरी के चलते रिश्तों की बाढ़ उसके लिए आ गई है, और उनमें से एक रिश्ता हमें काफी पसंद भी आ गया है। देखो हम अमीरों की बेटियों के लिए खुद ब खुद रिश्ते चल कर आते हैं। हाँ देख, मेरे समझदार बेटों ने अपनी शादी ना करके पहले अपनी बहन की शादी करने का फैसला लिया है, और मैं उनके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अगर तेरा बेटा भी बड़ा होता तो आज तेरी थोड़ी मदद हो जाती। वैसे ये मिठाई मेरी बेटी का रिश्ता लगने की खुशी में है। महिपाल अपने बड़े भाई को मिठाई के साथ घनश्याम को ताने देकर चला जाता है। बड़ा घमंड है इसे खुद की बेटी पर। आप मनोज भाई साहब से बात कीजिए, अपनी नमिता के लिए जो अच्छे घर से रिश्ता आया है उनको मिलने के लिए बुला लीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अब बहुत जल्द लड़के वाले नमिता को देखने आते हैं। देखिए भाई साहब, हमें आपकी लड़की तो बहुत पसंद है, पर शादी में कुछ लेन देन भी होता है। लेकिन बहन जी, हम गरीब लोग दहेज कहाँ से देंगे? मैं कौन सा दहेज मांग रही हूँ, लेकिन हमारे भी तो रिश्तेदार हैं, उनके सामने नाक नहीं कटने देंगे। आप हमें 1 रुपया भी दहेज में मत दीजिए, पर बारातियों का स्वागत अच्छे से करना, उनकी विदाई अच्छे से करना, शादी की अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए, और बहू को सोना भी बना कर देना। साथ में मेरे बेटे को एक बाइक भी, ताकि जब हमारे मेहमान आए तो कोई हमारा मजाक न बना पाए। समाज में रहना है तो समाज के अनुसार चलना ही पड़ता है। आप सही कह रही हैं बहन जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर ठीक है, अगले महीने हम शादी रख देते हैं। क्या? लेकिन तब तो काफी बारिश होती है। तो क्या हुआ भाई साहब, शादी तो करनी है ना, और ये पहली शादी तो है नहीं जो बरसात में हो रही है। घनश्याम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देता है, पर सारी रात उसे नींद नहीं आती। ऐसे ही एक दिन वो फैक्ट्री के लिए जा रहा था, तभी उसका छोटा भाई उसे टोकते हुए कहता है, भाई साहब मैंने सुना तुमने अपनी हैसियत से बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है। अब इतने बड़े घर से जोड़ लिया, पर कोई कमी मत रखना। और तुम अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी के साथ कर रहे हो, बराबरी करना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं महिपाल, तुम कहाँ मैं कहाँ, ये सब तो लड़के वालों की डिमांड पर हुआ है। अपने देवर की बातें सुनकर उर्मिला को बड़ा बुरा लगता है, और अब वो और भी ज्यादा कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। साथ ही वो गांव के बाहर बड़े बड़े टेलर्स के पास जाती है और उनसे कुछ पैसे सिलाई करने के लिए ले आती है, ताकि वो अपनी बेटी की शादी में कोई कसर न छोड़े। ऐसे ही हफ्ता भर बीत जाता है। एक रोज, उर्मिला मैंने बैंक में एक छोटी सी एफडी करवाई थी, मैं उसे तोड़वा कर ले आता हूँ, बिटिया के ब्याह में काम आएगी। अच्छा ठीक है जी। शादी का दिन नजदीक आने लगता है और बारिश भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। माँ अपनी छत तो ठीक करा ली, पर हमारे घर तो गड्ढे में है, बारिश का सारा पानी घर में आ गया। अगर शादी वाले दिन ऐसा हुआ तो हम मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे? महिपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक किया है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मेरी बेटी के फेरे कैसे होंगे इस बारिश में? किससे कर्ज लूं? पापा आप फिक्र क्यों करते हैं, मेरी बहन के फेरे इस बारिश में ही होंगे। हाँ आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद घनश्याम बारिश में भीगते हुए कुछ पैसे कर्ज पर लेकर आता है और उन पैसों से एक बाइक खरीदता है।
हमने सारा इंतजाम कर लिया, अब हमारा घर ऊंचा है। हाँ, अब मैं जमीन पर चटाई बिछा देती हूँ और हाथों से दीवारों की लिपाई कर उस पर डिजाइन बना दूंगी। घर के बाहर चौकी लगाकर मैंने मंडप सजाया है और मंडप के ऊपर बड़ी सी पन्नी लगाई है ताकि फेरे लेते हुए कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। महिपाल और उसका पूरा परिवार अच्छे से तैयार होकर 6-7 गाड़ियों में शादी का सामान रखकर बैंकेट हॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में बारिश काफी तेज हो जाती है। क्योंकि महिपाल की बेटी की शादी बैंकेट के अंदर होती है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो वहीं कुछ ही देर में घनश्याम के घर पर भी मेहमान आने लगते हैं और उर्मिला सभी मेहमानों को अपने घर में रुकने के लिए जगह देती है और खिड़की दरवाजे खोल देती है। तो वहीं घर के कुछ लोग लड़का लड़की के साथ मंडप पर बैठे रहते हैं, जहाँ नमिता के फेरे हो रहे होते हैं। साथ ही काफी तेज बारिश भी हो रही होती है। बहन, लड़की वाले भले गरीब हैं, पर उन्होंने सारी अरेंजमेंट कितनी अच्छी की हुई है ना, वरना इतनी तेज बारिश में तो अच्छे मंडप उड़ जाते हैं। पर यहाँ देखो, बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही। कितने आराम से बच्चों के फेरे हो रहे हैं और खाने का इंतजाम भी छत पर तिरपाल लगाकर बहुत अच्छे से कर दिया है, जिससे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। वो तो है बहन। इस तरह एक गरीब पिता अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी गरीब बेटी के फेरे करवाता है। तो वहीं बैंकेट हॉल की लाइट चली जाती है और उनका जनरेटर भी खराब होता है, जिसका उन्होंने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। फिर जैसे तैसे काफी देर बाद लाइट का इंतजाम किया जाता है, जिससे लड़के वाले काफी उदास भी हो जाते हैं। महंगे गिफ्ट मिलने के बाद भी उनको शादी में कुछ मजा नहीं आया। तो उधर गरीब पिता की बेटी की शादी में सब मेहमान खुश होकर सारी शादी एंजॉय करते हैं और खुशी खुशी उसकी बेटी को अपने साथ विदा करके लेकर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद अमीर बेटी की छाते के नीचे विदाई की जाती है। इस तरह दोनों अमीर गरीब